नमस्ते। सोचिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव, है ना? बिल्कुल वैसे ही भारत की नींव है हमारा संविधान। तो आज हम इसी नींव के, कह सकते हैं, पहले 4 सबसे जरूरी पत्थरों को समझने की कोशिश करेंगे। वो हिस्से जो ये बताते हैं कि भाई भारत है क्या, यहाँ का नागरिक कौन है, उसके अधिकार क्या हैं और सरकार को करना क्या चाहिए। ये सवाल अपने आप में काफी दिलचस्प है कि किसी देश की रूल बुक आखिर होती क्या है। एक पल के लिए सोचिए, अगर क्रिकेट का मैच बिना किसी नियम के खेला जाए, क्या होगा? भाई पूरी तरह से केओस मच जाएगा। तो देश चलाना भी कुछ कुछ वैसा ही है। और भारत की वो रूल बुक है हमारा संविधान। चलिए आज इसके पहले कुछ पन्ने पलट कर देखते हैं। तो किसी भी रूल बुक का सबसे पहला नियम क्या होता है? यही कि खेल का मैदान कैसा होगा, उसकी बाउंड्री क्या होगी, है ना? तो लोगों की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि देश आखिर है क्या। संविधान का पहला भाग बिल्कुल यही काम करता है। वो भारत की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं का एक नक्शा खींचता है। तो ये जो भाग 1 है, इसमें आते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और ये बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। मतलब ये कई राज्यों से मिलकर बना एक देश है। और यही हिस्सा हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो नए राज्य बना सके, या फिर जो राज्य पहले से हैं उनकी सीमाओं या यहाँ तक कि उनके नामों को भी बदल सके। देखा जाए तो ये हमारे देश का पूरा नक्शा और उसकी रूपरेखा तैयार करता है। अच्छा, तो देश की सीमाएं तो तय हो गई, मैदान बन गया। अब अगला सवाल क्या होगा? यही कि इस मैदान में खेलेगा कौन, इन सीमाओं के अंदर रहने वाला नागरिक कौन है। और इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के दूसरे भाग में। तो भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं, वो नागरिकता के सारे नियम कानून तय करता है। ये बताता है कि जब संविधान लागू हुआ उस वक्त भारतीय कौन था, और साथ ही ये हमारी संसद को अधिकार देता है कि वो आगे चलकर नागरिकता से जुड़े कानून बना सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये तय करता है कि टीम इंडिया का ऑफिशियल सदस्य कौन है। चलिए अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इसका हृदय और आत्मा कहा है। ये वो पन्ने हैं जो हर एक नागरिक को कुछ ऐसी बुनियादी गारंटी देते हैं जिन्हें कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, छीन नहीं सकती। तो सवाल उठता है कि ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हर नागरिक को मिले हुए हैं। पर जो बात इन्हें सबसे खास बनाती है वो ये है कि ये न्यायोचित हैं। इसका मतलब ये कि अगर सरकार इनका उल्लंघन करती है तो कोई भी सीधा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं हैं। तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये पक्का करते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और हाँ, छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराइयां थीं, उनका पूरी तरह से अंत होगा। कह सकते हैं कि ये एक बराबरी वाले समाज की नींव रखता है। बराबरी के साथ साथ हमारा संविधान आज़ादी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है। अनुच्छेद 19 ये हमें 6 बहुत ज़रूरी आज़ादियां देता है। कौन कौन सी? बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी आने और बसने की आज़ादी, और अपनी पसंद का कोई भी काम धंधा या व्यापार करने की आज़ादी। ये सारी आज़ादियां एक लोकतांत्रिक जिंदगी की सांसें हैं। सिर्फ आज़ादी ही नहीं, हमारा संविधान शोषण के खिलाफ भी एक मजबूत ढाल देता है। अनुच्छेद 23 और 24 ये मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती काम करवाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों या खदानों जैसी खतरनाक जगहों पर काम करवाने पर पूरी तरह से रोक लगाते हैं। और इन सब अधिकारों के साथ संविधान हर इंसान की निजी आस्था और विश्वास का भी पूरा सम्मान करता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये हर किसी को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसके हिसाब से चलने और उसका प्रचार करने का अधिकार देते हैं। ये हमारी सेक्युलर बनावट का आधार है। और अब बात उस चाबी की जो बाकी सारे अधिकारों के तालों को खोलती है। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 ये वो मास्टर की है। ये हर नागरिक को ये ताकत देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार को छीना जाता है तो वो इंसाफ के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सोचिए, इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे अच्छे अच्छे शब्द रह जाते। मौलिक अधिकारों के बाद अब हम आते हैं संविधान के भाग 4 पर।
इसे आप सरकार के लिए एक तरह का गाइड या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये अधिकार नहीं है, बल्कि ये देश को चलाने के लिए लंबे समय के लक्ष्य हैं, एक विजन है। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डीएसपी। ये सरकार के लिए वो दिशा निर्देश हैं कि भाई जब भी आप कोई कानून या पॉलिसी बनाएं तो इन लक्ष्यों को ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। मौलिक अधिकारों के उलट इन्हें आप अदालत में जाकर लागू नहीं करवा सकते। तो इनमें किस तरह के सिद्धांत हैं? कुछ उदाहरण देखें तो, जैसे ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करना, बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा का इंतजाम करना, और दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। मतलब ये देश के लिए एक आदर्श विजन सेट करते हैं। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है जो पिछले दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है कि इन अधिकारों और सिद्धांतों में आखिर वो बुनियादी फर्क है क्या? और ये फर्क बहुत गहरा है, इसे समझना जरूरी है। मौलिक अधिकार एक कानूनी हक है, एक दावा है जिसे अदालतें लागू कर सकती हैं। वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक और राजनैतिक लक्ष्य हैं, एक मंजिल जिसकी ओर देश को आगे बढ़ना है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक है आज की गारंटी तो दूसरा है आने वाले कल का वादा। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जब किसी नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार राज्य के किसी बड़े सामाजिक सिद्धांत से टकराता है तो फिर संतुलन कैसे बनता है? ये वो सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के सामने हमेशा एक चुनौती की तरह खड़ा रहा है। और शायद यही वो कश्मकश है जो हमारे संविधान को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदा धड़कता हुआ दस्तावेज बनाती है।